साथ मिलके जम्मू का शोषण करती है। अंकुर सर, आपकी एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें पार्टीज में हर तबके का, हर रिलीजन का बंदा होना चाहिए। मुस्लिम कम्युनिटी के कितने लोग हैं आपकी पार्टी में? देखिए, ऐसा है कि इस दृष्टिकोण से हम नहीं देखते, हम इस दृष्टिकोण से भी नहीं देखते कि कितना हिंदू है या कितना सिख है। हमारा सीधा साफ-सुथरा है। ये हमारे मुस्लिम कितने हैं? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, ये सवाल इस तरीके से मैं नहीं इसका जवाब देना चाहूँगा, उसका कारण है। लोग जानना नहीं, चाहते मैं हैं। दे रहा हूँ ना। तो हमारा सप्त संकल्प जो है वो डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में है। इस पार्टी के 7 संकल्प हैं जो इसकी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट को दर्शाते हैं। एकम सनातन भारत .org या अंकुर शर्मा अंडरस्कोर ADV ट्विटर हैंडल पे चले जाइए, वेबसाइट पे चले जाइए। ये आपको हमारे 7 संकल्प जो हैं वो दिख जाएँगे, जो पूरा आइडियोलॉजिकल डॉक्यूमेंट है और हमारे संविधान, पार्टी संविधान से भी ऊपर की बात है। मुझे लगता है कि उन सप्त संकल्पों में जो लोग विश्वास रखते हैं वो तो दौड़े-दौड़े यहाँ पे आते हैं। हाँ, कई लोगों को बताना पड़ता है कि ये हैं, वो एक डिफरेंट चीज़ है। तो कोई भी व्यक्ति जो उन सप्त संकल्पों में विश्वास रखता है वो पार्टी का मेंबर बन सकता है। हम रिलीजन देख के किसी को टारगेट नहीं करेंगे कि तुम इस रिलीजन के हो तो इस पार्टी में आ जाओ। सप्त संकल्प के प्रति जिसकी कमिटमेंट होगी वही पार्टी में आएगा, और ऑब्वियसली आप भी ये जानते हैं कि पार्टी के संविधान में और पार्टी के पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में और आइडियोलॉजी में जो लोग विश्वास रखते हैं वही पार्टी में आ सकते हैं। तो आपको ये कभी शिकायत नहीं मिलेगी कि मैं पार्टी के सप्त संकल्पों में विश्वास रखता था और इन्होंने मुझे पार्टी में आने नहीं दिया। मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं आपकी मैंने पार्टी में? आपको कहा कि नहीं, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग नहीं हैं हमारी नहीं है पार्टी ना? में, एब्सोल्युटली नहीं है। सप्त संकल्पों में विश्वास रखने वाला कोई भी व्यक्ति आपसे ये कंप्लेंट नहीं कर सकता कि उसे हमारी पार्टी में जगह नहीं मिली। जो ज्वाइन करना चाहता है वो कर सकता है, लेकिन अभी फिलहाल जो मुस्लिम कम्युनिटी का कोई नहीं है। जो मुस्लिम कम्युनिटी का कोई नहीं है। अगर हम बात करें आरएसएस की, एक हिंदुत्व की बात करती है, वहाँ पे भी मुस्लिम्स कम्युनिटी के लोग जो हैं बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं। हम बहुत सारे प्रोग्राम सुन के कवर करते हैं, लेकिन आपकी एक पॉलिटिकल पार्टी होने के बावजूद मुस्लिम लोग आप पे भरोसा नहीं करते हैं। देखिए, ये आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि आप भरोसा नहीं करते हैं, और बाकी आरएसएस और बीजेपी और कांग्रेस, उनमें कोई अधिक फ़र्क नहीं रहा है, और अपनी ये तुष्टीकरण और संतुष्टीकरण की नीति के चलते आपको इस तरीके के दृश्य मिलते हैं। और मुझे लगता है कि इस नीति के कारण देश का काफ़ी नुकसान भी हो चुका है, और राष्ट्रीय सुरक्षा को भी इन लोगों ने कई बार खतरे में डाला है अपनी अपीसमेंट के चलते। तो मुझे लगता है कि उन रास्तों पे हम नहीं चलेंगे, ख़ासकर इन्हीं की गलत नीतियों से दुखी होके। मुझे लगता है कि एकम सनातन भारत दल का निर्माण भी हुआ है, जो सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म के मूल सिद्धांतों को आधार बना के अपनी राजनीति को आगे चलाएगी, सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म के सशक्तिकरण के लिए। और वो सेंटर जी, अगर बात करें हम 2014 से पहले के जम्मू कश्मीर के, 2014 के बाद के जम्मू कश्मीर की, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करेंगे, जम्मू स्मार्ट सिटी जम्मू बना, कश्मीर स्मार्ट सिटी कश्मीर बना, फ्लाईओवर्स बने, टनल्स बने, इतने सारे रोड्स बने, इतनी सारी पार्क्स बनी। क्या लगता है आपको, अब जो इलेक्शंस होंगे, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 2014 में 25 सीटों के साथ आई थी, क्या इस बार 50 का आंकड़ा पार कर पाएगी? नहीं, देखिए, बीजेपी ने जो बिगेस्ट बिट्रेयल है, मुझे लगता है कि अपनी कंस्टिट्यूएंसी के साथ, अपने इलेक्टोरेट्स के साथ, सेंचुरी का अगर आप कहेंगे तो वो किया है। ये पहली पॉलिटिकल पार्टी है जहाँ पे जम्मू संभाग के लोग, जिन्होंने इन्हें 25 सीटें दी, रसाना में खड़े होके जब उन्होंने कहा कि हमें सीबीआई इंक्वायरी दे दो, ये उन लोगों के साथ खड़े नहीं हुए जिन्होंने इन्हें 25 सीटें दी। ये जाके कश्मीर और कश्मीर के नेताओं के साथ जाके खड़े हो गए और कहे कि नहीं, तुम्हें नहीं देंगे सीबीआई सब इंक्वायरी। हाथ बंधे हुए थे ना सर? नहीं, देखिए, हाथ बंधा हुआ एक बहाना है। आपकी पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी एक जायज़ डिमांड कर रही है कि आप एक फेयर इन्वेस्टिगेशन करवा दीजिए। उस समय वही तो टेस्टिंग टाइम है, हाथ बंधे होने की तो बात ही नहीं थी। दोनों कोएलिशन पार्टनर थे, बराबर सीट्स थी, सेंटर में भाजपा थी, सेंटर में बीजेपी ने सीबीआई इंक्वायरी करनी थी, इन्होंने प्रयास तक नहीं किया, और जैसा महबूबा मुफ्ती ने कहा वैसी इन्होंने पोजीशन ली, यानी अपने लोगों के साथ खड़े नहीं हुए। फिर आप दूसरे मामले पे आ जाइए, सुप्रीम कोर्ट में 2 साल स्वयं मैंने केस लड़ा कि आप अल्पसंख्यक का जो हक है वो नॉन मुस्लिम्स को जे.एंड.के में, और खासकर जिसमें बिगेस्ट बेनिफिशियरी जम्मू प्रोविंस के लोग होंगे, उनको दीजिए। 12 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट में 2 साल केस लड़के स्वयं मैंने जजमेंट करवाई, जिसमें एफिडेविट्स फाइल किए सरकारों ने कि हाँ, जैसा ये कह रहे हैं वैसे करेंगे, क्योंकि संवैधानिक तरीके से वैसे ही करना है। उसके बावजूद भी अपीसमेंट के चलते कश्मीर में ही वो 300 से अधिक स्कीम्स का बेनिफिट आज भी दे रहे हैं। जो नॉन मुस्लिम्स के लिए है कॉन्स्टिट्यूशनली, वो इल्लीगल तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी को दे रहे हैं इन द नेम ऑफ माइनॉरिटी और इल्लीगली। और सुप्रीम कोर्ट से मामला साफ हो जाने के बावजूद भी आप डिलिमिटेशन देख लीजिए। जब सरकार के पास मौका था, भाजपा के पास मौका था कि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी को रिस्टोर हम करेंगे, तो किसे ताकतवर बनाएंगे, जम्मू संभाग को ताकतवर बनाएंगे या कश्मीर संभाग को ताकतवर बनाएंगे? तो भाजपा ने ये चुना कि हम कश्मीर संभाग को ताकतवर बनाएंगे। कैसे? ये मानने के बावजूद कि 2011 का सेंसस एंटी जम्मू है,
जम्मू की पॉपुलेशन कम की गई है, कश्मीर की पॉपुलेशन बढ़ाई गई है और 2021 का सेंसस ख़त्म हम कर सकते हैं और जम्मू को अधिक सीटें दे सकते हैं। इन्होंने 2011 के सेंसस के आधार पे डिलिमिटेशन करवाई और कश्मीर को 47 सीट्स और जम्मू को 43 पे सीमित कर दिया। 21 के आधार पे करवाते तो जम्मू को 50 सीटें मिलती, कश्मीर को 40 मिलती। तो मुझे लगता है कि इस पृष्ठभूमि में अगर आप देखेंगे चीज़ों को तो ये असली विषय हैं और ये फ़हरिस्त बहुत लंबी है। अगर आप डेमोग्राफिक इन्वेजन के कॉन्टेक्स्ट में जिसकी नेशनल सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन है, रोहिंग्याज़ और बांग्लादेशीज़ की सेटलमेंट के कॉन्टेक्स्ट में भी आप देखेंगे और उसपे जो निर्णय नहीं हो रहा है यहाँ से उनको बाहर नहीं निकाला जा रहा है, उसके पीछे की जो राजनीति है संतुष्टिकरण और तृप्तिकरण की, उस पृष्ठभूमि से में देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि किसी भी तरीके से भाजपा बिल्कुल भी हकदार नहीं है कि एक भी वोट मिले और अब तो और दूसरे इश्यूज़ पे भी, डेवलपमेंटल इश्यूज़ पे भी एक भी वोट, एब्सोल्यूटली जम्मू संभाग के वो तो 50 पार की बात करते हैं। देखिए वो 50 पार की बात करते हैं क्योंकि 47 सीट्स वो समझते हैं कि वो कश्मीर से लेंगे क्योंकि कश्मीर के लिए वो लगातार काम कर रहे हैं। ये उनकी सोच है। वो कुछ जम्मू स्टेटमेंट्स भी दे हिंदू जेनोसाइड के मामले पे जेनोसाइड को ऑफ़िशियली रिकॉग्नाइज़ करना, उसके बाद कुछ स्टेप्स उठाना, इंडोक्ट्रिनेशन, रेडिकलाइज़ेशन, जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग में अब जो आतंकी घटनाएँ बढ़ रही हैं, नार्को टेर आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं ईएसबी नेशनल प्रेसिडेंट एडवोकेट अंकुर शर्मा जी। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। बहुत धन्यवाद। अंकुर सर, अगर बात करें हम जम्मू कश्मीर की, अभी कुछ समय पहले आपने देखा किस तरह से जम्मू जो है एक संगठित हो गया बिना किसी रिलीजन को देखते हुए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक प्लेटफॉर्म पे थे। पूरा तरह से जम्मू बंद रहा। सरोड टोल प्लाजा को लेकर के कैसे देखते हैं? नहीं देखिए ये तो विषय ऐसे हैं जो पिछले ढाई 3-4 साल से समाज में एक अनरेस्ट क्रिएट किए हुए हैं। आप जानते हैं कि इल्लीगैलिटी सरोवर टोल प्लाज़ा हो चाहे लखनपुर हो, बन टोल प्लाज़ा हो, वो किसी से छुपी नहीं है और जिस तरीके से ये उगाही की जाती है उससे यहाँ की जनता त्रस्त है। ऑन टॉप ऑफ दैट जिस तरीके से इस समय रोड का हाल है, जिस तरीके से हमारे ब्रिजेस कोलैप्स कर रहे हैं, करप्शन जो है एट इट्स हाईएस्ट थ्रेशोल्ड है, तो उसके चलते एक ऐसी परिस्थिति बनी जहाँ स्मार्ट मीटर्स के अराउंड, टोल प्लाज़ास के अराउंड और प्रॉपर्टी टैक्स की इम्पोजिशन के अगेंस्ट लोगों की मोबिलाइजेशन हुई। ये एक बहुत ही समाज में एक मेजर चेंज थी। काफ़ी देर के बाद समाज इस लेवल पे मोबिलाइज़ हुआ। सरकार पे दबाव भी बना, लेकिन मुझे लगता है कि किसी न किसी तरीके से सरकार ने इसे पंक्चर करने का प्रयास किया है। तो मुझे लगता है कि लोगों की जो भावनाएँ हैं, लोग जिस चीज़ को गलत समझते हैं, वो अभी भी समझते हैं और जैसे ही अगला मौका कोई बनेगा, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी एक मास मूवमेंट के रूप में लोग जो हैं, वो खड़े हो जाएँगे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये जो स्रोत टोल प्लाज़ा है, ये एक षड्यंत्र रचा गया, ये सारा एक क्रिएट किया गया मामला है। क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं देखिए, वो एक कंस्पिरेसी थ्योरी आप कुछ भी डाल सकते हैं और आपके पास अपनी-अपनी सूचना हो सकती है। मुख्य बात ये है कि सरोवर टोल प्लाज़ा यहाँ से हटना चाहिए। मुख्य माँग ये है कि बन टोल प्लाज़ा यहाँ से हटना चाहिए, लखनपुर टोल प्लाज़ा यहाँ से हटना चाहिए और उसके पीछे आर्थिक कारण है। देखिए, ये लोग कहते हैं कि आपको सड़क पे चलना है तो टोल प्लाज़ा पे आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। आप इनसे सवाल पूछिए कि जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो आप अपना 30% तो इनकम पे ऑलरेडी टैक्स जिस इनकम से गाड़ी खरीदते हैं दे चुके होते हैं। 30% टैक्स दे के आप गाड़ी खरीदने जाते हैं। जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो उसका जो टोटल प्राइस होता है उसमें से 40 से 42% जो कंपोनेंट है वो टैक्स का रहता है। वो स्टेट और सेंट्रल जीएसटी वगैरह और अन्य-अन्य तरीके के जो टैक्सेस लगते हैं। आप आरटीओ ऑफ़िस जाते हैं, आप 10% और उस पे टैक्स देते हैं। आप रोड टैक्स देते हैं। जब आप गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, 1 लीटर पेट्रोल हो या डीज़ल हो, रोड बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए आप ₹8 1 लीटर पे देते हैं। तो जब आप इतने स्तर पे टैक्स दे रहे हैं और कैटेगोरिकली 2 ओकेज़न्स पे जब आप आरटीओ के पास जाते हैं, फ़ीस भरते हैं, रोड टैक्स वगैरह एटसेट्रा वो सारा जो और फिर जब आप 1 लीटर पेट्रोल फूँकते हैं 8 रुपए देते हैं। यानी 100 लीटर अगर आप तेल फूँके तो 800 रुपए आप देते हैं सड़क बनाने के लिए, सड़क निर्माण के लिए। तो फिर टोल टैक्स क्यों? तो देखिए जब आर्थिक नीति सरकार की ऐसी होती है जिससे देश का खजाना खाली हो रहा हो, तो उसे भरने के लिए इस तरीके के 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार टैक्स लगाए जाते हैं। तो ये टोल टैक्सेस या टोल टैक्स टेररिज्म जो सरकार ने अनलीश की है, ये इस बात का परिचायक है कि सरकार की आर्थिक नीतियाँ ऐसी हैं
कि देश के खजाने खाली हो रहे हैं और उसको भरने के लिए, क्योंकि बिना पैसे के तो सरकार नहीं चल पाएगी, लोगों की जेबों पे डाका डाला जा रहा है। लेकिन सिर्फ जम्मू कश्मीर में टोल टैक्स नहीं होना चाहिए या पूरे देश में नहीं होना चाहिए? एब्सोल्युटली एज़ अ मैटर ऑफ पॉलिसी पूरे देश में टोल टैक्स नहीं होना चाहिए। हमारा यही मानना है कि टैक्सेशन रेजीम को आपको सिंप्लीफाई करना है, डबल टैक्सेशन नहीं होनी चाहिए। ये वैट ख़त्म करके जीएसटी की, और ये तो कहते तो यही हैं, वन नेशन वन टैक्स एटसेट्रा, और टैक्स पे टैक्स नहीं होना चाहिए, डबल टैक्सेशन नहीं होनी चाहिए। बट यहाँ पे आप देखिए ट्रिपल नहीं बल्कि क्वाड्रपल टैक्सेशन के आपको इंस्टेंसेस नज़र आएँगी। तो मुझे नहीं लगता कि टोल की जो नीति है किसी भी तरीके से ठीक है। आप लोगों की जेब में तो पैसा रहने ही नहीं दे रहे हैं, आप तो सिर्फ़ केवल सर्कुलेट ही करवा रहे हैं। जैसा कि मैंने एग्ज़ाम्पल देके बताया कि 30% ₹100 में से ₹30 सरकार को देके आप गाड़ी खरीदने जाते हैं, और फिर उसके बाद देखिए लाइन है टैक्सेस की, और फिर लगातार जो है टैक्सेस आप पे चलते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यूटी में टोल होते ही नहीं है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए उसमें लीगल, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोई बार नहीं है। तो अगर कुछ यूटीज़ में टोल प्लाज़ाज़ नहीं इंस्टॉल्ड हैं और अगर मान लीजिए यहाँ पे लगा दिए जाते हैं, तो कानूनी दृष्टिकोण से ऐसा कोई कानून नहीं है जो यूटी में टोल इंस्टॉल करने से सरकार को रोक पाए। हाँ, एज़ अ मैटर ऑफ प्रेसिडेंस आप कह सकते हो कि चूँकि बाकी किसी यूटी में टोल नहीं है तो आप यहाँ क्यों लगा रहे हो? लेकिन उससे भी अधिक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट सरकार की आर्थिक नीति को चुनौती देना है, और ये कहना कि आपने ये टोल प्लाज़ाज़ यहाँ पे लगाए हैं, 60 किलोमीटर का कहीं पे भी जो है वो पूरा नहीं होता, और फिर ये कुतर्क करते हैं कि नहीं, हम कहते हैं कि एक सेक्शन में 60 किलोमीटर में 2 नहीं होंगे, और ये तीनों सेक्शंस अलग-अलग हैं। लखनपुर दूसरी सेक्शन है, टोल प्लाज़ा बन दूसरी है सेक्शन, सरोवर जो है वो दूसरी सेक्शन है। तो इस तरीके से किसी भी ये मैनिपुलेट करते हैं। मुझे लगता है कि इसकी जड़ पे हमें आघात करना चाहिए। सरकार की आर्थिक नीति को चुनौती देते हुए टोल प्लाज़ास के खिलाफ एक मूवमेंट को तेज़ करने का प्रयास करना चाहिए। जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो वेलफेयर एसोसिएशन है उनके द्वारा जम्मू बंद वाले दिन जो है चक्का जाम नहीं किया गया, उसके बाद जो है 3-4 दिन के बाद जो है चक्का जाम किया गया, जिसके लिए ये कहा जा रहा है कि वो भी एक षड्यंत्र था। सरकार चाहती है कि मेन जो इश्यूज़ हैं उनसे लोगों का ध्यान भटकाया जाए और मेन इश्यूज़ पे लोग बात ना करें, जिस तरह से स्मार्ट मीटर्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है या ये जो टैक्सेस उस जो बाकी तरह से लिए जा रहे हैं लोगों से। सरकार का बिल्कुल यही प्रयास है कि सबवर्जन के ज़रिए इस तरीके के षड्यंत्रों को अंजाम देके लोगों का ध्यान जो है वो मुख्य मुद्दों से हटाया जाए, और जो लोगों की मोबिलाइज़ेशन हुई है, उस मोबिलाइज़ेशन के अराउंड कुछ लोगों को प्लांट करके उस मोबिलाइज़ेशन को पंक्चर किया जाए। आपका ये आरोप सरकार पे बिल्कुल ठीक है, और जिस पृष्ठभूमि में आपने ये बात कही, उसमें जिस तरीके से सिचुएशन इवॉल्व हुई है, ये लगता है कि सरकार ने काफ़ी एक्टिव रोल निभा के इस मोबिलाइज़ेशन को पंक्चर करने का प्रयास, और एक सफल प्रयास किया है। इसमें ये जो ऑल ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन है, क्या इनका भी मतलब कुछ लोगों की इसमें शमूलियत है सरकार के साथ? देखिए अपैरेंटली आपने देखा है, अगर आप पिछला ट्रैक रिकॉर्ड इनका सबका देखें, तो उसमें आपको दिखेगा कि सरकार के साथ किसी न किसी तरीके की हॉबनबिंग का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। एग्ज़ैक्ट इन्फॉर्मेशन तो सामने जो है वो नहीं आएगी, क्योंकि ये 2 लोगों के बीच की बातें होती हैं, इस तरीके की कंस्पिरेसीज़ या षड्यंत्र। लेकिन मुझे लगता है कि वो अधिक मायने नहीं रखती। ये संगठन हो या व्यापारी संगठन हो, मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लोगों की मंशा क्या है और उसे एक पॉलिटिकल एक्सप्रेशन देना। अब ऐसे लोगों को सामने आना पड़ेगा। तो उसके बाद ही मुझे लगता है कि मोबिलाइज़ेशन एक लॉजिकल कंक्लूजन तक जाएगी। अंकुर सर, एज़ अ पॉलिटिकल पार्टी और नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है आपकी, जिस तरह से आपको लोगों के बीच में होना चाहिए था, उस तरह से आप दिखे नहीं, क्या कारण है? देखिए ऐसा है कि पहले दिन से ही हमारे जो लोग थे, पार्टी के कार्यकर्ता थे, वो सरोवर टोल प्लाज़ा पे भी थे। जब लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, भारी संख्या में हमारे लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। उसके बाद आपने देखा कि स्मार्ट मीटर्स और प्रॉपर्टी टैक्स के संबंध में कम से कम 25 से अधिक प्रदर्शन हमारी टीम्स ने अलग-अलग बिल्कुल जगह किए। पे किए। जम्मू साउथ कॉन्स्टिट्यूएंसी में किए, हमारे जो टीम जानीपुर की है उन्होंने यहाँ पे किए। स्वयं 250-300 लोगों के साथ स्वयं मैं ग्राउंड पे था प्रोटेस्ट करने के लिए। आपने ये भी देखा होगा कि मैं सांबा भी गया, और वहाँ पे जो लोग बैठे थे उनके साथ मैं रहा, बातचीत हुई, पूरे तरीके से हमने समर्थन दिया। धीरे-धीरे ग्रेजुअली ये चीज़ें बनती हैं, और फिर आपने जैसे बताया कि एक षड्यंत्र हुआ, कुछ लोगों को प्लांट किया गया, कुछ लोगों की स्ट्रिंग्स खींची गई और इसे बैठा दिया गया। तो आई थिंक उसके कारण ही ये अभी थोड़ा-सा पॉज़ है, लेकिन हम मोबिलाइज़ कर रहे हैं। आपने एकम सनातन भारत दल जो एकजुट जम्मू का राष्ट्रीय स्वरूप है, उसकी बात की। बिल्कुल हम चुनावी प्रक्रिया में भी आगे बढ़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो
पंचायती इलेक्शंस हों जम्मू कश्मीर में, म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस हों या आने वाले पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हों, हम तीनों इलेक्शंस ये कंटेस्ट करेंगे। तो उस संबंध में ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, कैंडिडेट सिलेक्शन, ये प्रोसेसेस जो चल रहे हैं वो पैरेलली चल रहे हैं। तो वो भी एक लेग है जिसमें हमारी एनर्जीज इन्वेस्टेड हैं। तो इसीलिए शायद आपको लगा होगा कि जिस तरीके से हमें ग्राउंड पे होना चाहिए था उस तरीके से हम नहीं हो पाए, लेकिन हम लगातार प्रयास करते रहेंगे, लगातार प्रयास करते भी रहते हैं। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जितना हो सकता है उसको हमने किया। लेकिन हाँ, बिल्कुल आपकी ये बात सही है कि हमें और प्रयास करना चाहिए और ग्राउंड पे लोगों के बीच में होना चाहिए। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और मैं आपके माध्यम से जम्मू की जनता को भी निवेदन करूँगा कि जम्मू की एम्पावरमेंट के लिए देश राष्ट्र के सशक्तिकरण के लिए पहली बार एक क्लियर ऑब्जेक्टिव्स के साथ पॉलिटिकल पार्टी आई है। और ख़ासकर इसमें ऐसे ही लोग हैं और पूरे देश भर से हैं अब, जिनका देश के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पण का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। उन्हें साबित करने की ज़रूरत नहीं है। जम्मू की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए या जम्मू के खिलाफ जितने भी षड्यंत्र जम्मू विरोधी ताकतों ने किए, एग्जीक्यूट किए, उसके खिलाफ आपने देखा ये शुरू से हम लड़ रहे हैं। तो इसीलिए इस पार्टी के साथ जुड़ें, इस पार्टी का साइज़ बड़ा करें, क्योंकि अगर लाखों की संख्या में जम्मू से लोग एक्टिव मेंबर्स बनते हैं तो फिर टोल प्लाज़ा सरोवर का हो या लखनपुर का हो या फिर बन का हो, उसे उखाड़ने में समय नहीं लगेगा। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिसके लिए भारी जनसमर्थन ग्राउंड पे फिज़िकल फॉर्म में चाहिए होता है, वो तभी संभव हो पाता है जब भारी संख्या में यहाँ पे लोग जुड़ें। तो मैं आपके माध्यम से सब लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे गोल्स बिल्कुल क्लियर हैं, जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं वो बिल्कुल साफ़ है, चीज़ों की पॉलिटिकल पूरी अंडरस्टैंडिंग है। अब आवश्यकता है हमें आपके साथ की। आप हमें और मजबूत करेंगे तो ग्राउंड पे भी जो करना अभी तो पॉलिटिकल स्फेयर में, कोर्ट्स में जो हमारे आइडियोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, उस पे कंटेस्टेशन के लेवल पे तो आपने देखा है कि हमने पूरे तरीके से परास्त किया है लोगों को और जम्मू के इंटरेस्ट को पूरे नेशनल पटल पे लाया है। जम्मू में जो डेमोग्राफिक इन्वेजन का मामला जिस पे कोई बात तक नहीं करता था, उसे नेशनल टेलीविजन्स ने कवर किया और हमारे व्यक्तिगत प्रयासों के आधार पे कवर किया है। कानून ऐसे जो जम्मू के खिलाफ बनाए गए, उन्हें ध्वस्त करवाने का हमने काम किया है, जिससे जनरेशन्स को बेनिफिट होगा। तो जैसे ग्राउंड पे रहने वाली जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके लिए मैं जम्मू की जनता से निवेदन करता हूँ और केवल जम्मू की जनता से निवेदन करता हूँ, जम्मू के 10 ज़िलों की जनता से निवेदन करता हूँ कि भारी संख्या में हमारे साथ जुड़ें और इन प्रोसेसेस को अब इस तरीके से भी आगे लेके जाएँ। और फिर मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं होगा जिसे हम रिज़ॉल्व नहीं कर पाएँगे। और आपने देखा है कि जो भी विषय हमने उठाया उसे उसके लॉजिकल कंक्लूज़न तक लेके गए। समय लगा, 2014 में जैसे चुनौती दी हमने, तो 2020 में आईएएस हों, आईपीएस हों, बड़े-बड़े अफ़सर हों, पॉलिटिशियंस हों, चीफ़ मिनिस्टर्स हों, उनके घरों पे रेड्स भी करवाईं। करप्शन को बस्ट किया, यानी करप्शन की पृष्ठभूमि में अगर आप देखें तो लड़ाई का और सक्सेसफुल लड़ाई का उसमें हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। कानून ध्वस्त करवाए, समय लगता है लेकिन अल्टीमेटली वी हैव टेकन थिंग्स टू देयर लॉजिकल कंक्लूजन। जनता और भारी संख्या में जुड़ रही है। बहुत तीव्र गति से हमारे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। आपने देखा भी होगा, अगर आप मेरे ट्विटर हैंडल पे जाएँगे या फेसबुक पे जाएँगे तो आप देखेंगे कि हर वीकेंड पे या बीच में जो है हमारे कम से कम 10-12 प्रोग्राम्स रहते हैं, जिसमें भारी संख्या में लोग पार्टी को जॉइन करते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि एक एक पूरा आंदोलन, एक पूरा एक बड़ी एक मूवमेंट, एक एक पूरा एक एक बाढ़ आने वाली परिस्थिति बने, ताकि फिर अपसाइड डाउन हम देश की भी और राज्य की भी राजनीति को बदलें। अंकुर सर, जिस तरह से जम्मू प्रोविंस का माहौल है, आपस में प्यार मोहब्बत है, हर रिलीजन के लोग जो हैं आपस में मिल बैठ कर के जो है रहते हैं। क्या उस माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है? जिस तरह से 15 अगस्त का एक वीडियो वायरल हुआ था, काफ़ी ज़्यादा आपने भी देखा होगा। उसके बाद बनी में जिस तरह से एक स्टूडेंट जय श्री राम लिखता है तो उसको हॉस्पिटल तक पहुँचा दिए जाने की नौबत आती है। तो क्या जम्मू प्रोविंस में मतलब हालात ख़राब करके अब सरकारें चलेंगी, या मतलब कुछ इस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है कि लोगों का माइंड वॉश किया जाए उस और किया जाए ताकि मेन इश्यूज़ से ध्यान हटा जाए? ये देखिए, जम्मू प्रोविंस में इस तरीके की ट्रबल्स तो बढ़ी हैं। आपने ये देखा होगा कि आतंकी हमले जो हैं और टेररिस्ट रिक्रूटमेंट जो है वो कश्मीर में घटी है और जम्मू प्रोविंस में बढ़ी है। ये तथ्य आपको बताएँगे। इस तरीके की घटनाएँ जब बीच में होती हैं तो ये प्रतीत होता है कि समाज में ऐसी ताकतें हैं जिनको अगर षड्यंत्र के तौर पे कोई एक्सप्लॉइट करना चाहे तो वो करने में सफल होता है। अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज़ मुझे लगता है कि हमें इस घटना को वैसे ही देखना चाहिए जिस तरीके से हमें ये दिखी है। देखिए, रेडिकलाइज़ेशन जम्मू प्रोविंस में एक समस्या है। अब उसे दूसरे तरीके से मान लीजिए कोई राजनीतिक दल जो सरकार में है या सरकार में बैठ के वो ताकत रखता है कि मैनिपुलेट किया जा सके। तो उसके लिए मुझे लगता है कि हमें पब्लिक
फ़ोरम पे कोई भी पोज़ीशन लेने से पहले सटीक इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। हाँ, बट इसे रूल आउट नहीं किया जा सकता कि एक षड्यंत्र के तहत भी कुछ चीज़ें करवाई गई हों। लेकिन जो एक्चुअल इश्यूज़ हैं, उससे भी हमें अपना ध्यान नहीं भटकाना है। टेररिज़्म एक प्रॉब्लम है, जो टारगेटेड किलिंग्स धर्म को आधार बना के जम्मू संभाग में या जम्मू कश्मीर में हो रही हैं, वो एक प्रॉब्लम है। जो डेमोग्राफ़ी बड़ी तेज़ी से चेंज की जा रही है और बाहर की ताकतें इस षड्यंत्र में शामिल हैं, पैसा इन्वेस्ट करके, तरह-तरह की नीतियों को इन्फ्लुएंस करके, वो इश्यूज़ हैं। सुसाइड बॉम्बर्स एक इशू है, ग्रेनेड अटैक्स इशू है। यहाँ पे जेनोसाइड की तैयारी करने वाले लोग या रेडिकलाइजेशन इंडोक्ट्रिनेशन को बढ़ाने वाले, वो एक इश्यूज़ है। मुझे लगता है कि उससे भी फिर हमारा ध्यान केवल इस बात से ना हट जाना चाहिए कि हम ओवर सिंप्लीफाई कर दें कि कोई भी इंसिडेंट हुआ तो इसमें एक पार्टी या सरकार का षड्यंत्र है अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए। वो एंगल भी रूल आउट नहीं हम कर रहे हैं, लेकिन वही केवल एंगल नहीं है, प्रॉब्लम्स सच में भी हैं जिन्हें एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो इस व्यापक तरीके से देख के मुझे लगता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। सर, जिस तरह से अभी एक प्रस्ताव जो है वो दिया गया है पार्लियामेंट में कि भारत देश जो है, भारत जिस तरह से इंडिया कहा जाता है, तो इंडिया हटा करके सिर्फ भारत रखा जाए। तो अब क्या फिर से नोटबंदी, फिर से आधार कार्ड, फिर से पैन कार्ड, फिर से मतलब लोगों को लाइनों में लगना पड़ेगा? देखिए क्योंकि इंडिया का ज़िक्र तो हर जगह पे है, तो फिर सफ़र तो लोगों को ही करना पड़ेगा। नहीं देखिए, एक तो इस बात की पुष्टि मुझे लगता है कि आधिकारिक तौर पे नहीं हुई है, प्रोबेबली। सो वी डू नॉट नो फॉर श्योर कि ये जो स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का बुलाया गया है, उसमें यही एजेंडा होगा। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, जो एंग्लिसाइज़ेशन हुई है या पोस्ट इंडिपेंडेंस जो ये सिम्पटम्स रहे हैं हमारी गुलामी के, एंग्लिसाइज़ेशन के, उस संबंध में कोई अगर कदम उठाया जाता है, तो उसका स्वागत हो सकता है। जहाँ तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो समस्याएँ आप गिना रहे हैं कि नोट बदलने पड़ेंगे, हर जगह भारत लिखना पड़ेगा, वो मुझे लगता है कि प्रोबेबली फार-फेच्ड है कि हो सकता है ये कुछ हो ही ना रहा हो, एक चीज़। और दूसरा, अगर ये मान लीजिए हो भी रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हटाने वाले आदेश भी आ जाएँ कि आपको ये करना है। तो बेसिकली वी हैव वेरी लेस इन्फॉर्मेशन ऑन दिस, लेकिन इन प्रिंसिपल मेरा व्यक्तिगत तौर पे भी ये मानना है कि गुलामी के जितने भी सिम्पटम्स हैं, चाहे वो नाम हो जिन्हें बदल दिया गया हो, वो ऐसी जगह जहाँ पे जिनके पुराने नाम हों उनको नए तरीके से डाल दिया गया, और जो हमारी सिविलाइजेशन के बियॉन्ड है, उसमें बदलाव करना, उसमें चेंज करना कोई बुरी बात नहीं है, उसके लिए कदम आगे बढ़ाने चाहिए। बट जहाँ तक भारत सरकार और भाजपा सरकार की इस समय बात है, यू कैनॉट ट्रस्ट देम, आप उन पे विश्वास नहीं कर सकते कि किसी भी तरीके की ऐसी चीज़ ये करेंगे। फॉर इंस्टेंस इंडिया को भारत वो सारा करना, जब तक ये कर नहीं देते तब तक यू कैन नॉट ट्रस्ट देम, क्योंकि अब ये अलाइक कांग्रेस अपीजमेंट, संतुष्टिकरण, तृप्तिकरण की जो नीति है उसमें नेक डीप है, उनसे भी आगे हैं। तो अनलेस डन, आई थिंक लेट अस वेट फॉर एनी फर्दर कमेंट्स। अंकुर सर, 370 और 35A के लिए आपने काफ़ी जद्दोजहद की है और 370-35A को 5 अगस्त 2019 को जो है यहाँ से हटा दिया गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो है डे बाय डे सुनवाई हुई। अब फैसला जो है वो होने वाला है। क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकता है? जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है सरकार को घेरा गया या सरकार को जो है काफ़ी कुछ खरी-खोटी सुनने को मिली हैं, तो क्या लग रहा है आपको? देखिए, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा उस पे कमेंट करना कि क्या फ़ैसला देगा, मुझे लगता है कि वो प्रीमेच्योर भी होगा और हम अक्सर उसमें गलत भी हो जाते हैं भापने में, क्योंकि कोर्ट्स में जो सुनवाई रहती है उसका एक तरीका होता है, दोनों पक्षों को इन डेप्थ इन डिटेल समझा जाता है और कभी भी आप मेक आउट नहीं कर सकते। और सुप्रीम कोर्ट में तो जो इस समय बेंच सुन रहा है, वहाँ जजेस जो हैं और जो उनका एक्सपीरियंस है अभी तक का, कि वो ये उनको उनकी बॉडी लैंग्वेज समझ के आप ये समझ जाएँगे ये किस ओर जा रहे हैं। वो सारी ओर जाएँगे, क्योंकि सारी तरीके के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको समझेंगे, उसमें डीपली डाइव इन करेंगे, उसके बाद एक फ़ैसला देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा वो एक अलग विषय है। लेकिन 370 और 35 पे व्यक्तिगत हमारे मत क्या हैं वो आप जानते हैं, क्योंकि हमने इसके एब्रोगेशन के लिए पूरा संघर्ष यहाँ पे किया। आप ये जानते हैं कि भाजपा और संघ परिवार ने 370 और 35 का मामला जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ सरकार बनाने के बाद छोड़ दिया था, क्योंकि एजेंडा ऑफ अलायंस में उसी शर्त बीजेपी पे तो सरकार बनी थी। उसी शर्त पे सरकार बनी थी कि आप 370 की कोई बात नहीं नहीं करेंगे। करेंगे। तो 370 के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला कोई भी संगठन, कोई भी व्यक्ति यहाँ पे था नहीं, क्योंकि कांग्रेस की पोजीशन प्रो 370 थी और बीजेपी ने सरेंडर कर दिया था, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था इस इतने बड़े आइडियोलॉजिकल इश्यू पे। तो एकजुट जम्मू और हम ही ग्राउंड पे रहते थे, आपने भी बहुत
बहुत बार कवर किया है, जी, बड़े-बड़े बिल्कुल। हमने प्रोग्राम्स भी किए और इसमें बताया कि क्यों 370 और 35 से ख़त्म होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से बाद में सरकार ने प्रोसेस भी अडॉप्ट किया, जो खासकर कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाला मामला है, उस आर्टिकल 367 में चेंज करके कंस्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, पार्लियामेंट्री वैलिडेशन के बाद किया। पार्लियामेंट में भी जो बिल्स पास करवाने की ज़रूरत थी, 2 तिहाई बहुमत से पास करवाए। तो प्रोसीजर जो मेरी अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, गवर्नमेंट ने प्रॉपर अडॉप्ट किया है और मुझे लगता है कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के ऊपर जो लोग सवाल उठा रहे हैं, उनके लिए ये सवाल उठा के इसमें सक्सीड करना आसान नहीं होगा, क्योंकि जहाँ तक मेरी अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, सरकार ने प्रॉपर प्रोसीजर अडॉप्ट करके ही 370 और 35 ए को एब्रोगेट किया है। और पॉलिटिकल दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो 370 और 35 ए एक एक्सप्रेशन था सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी का, यानी एक कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रोविज़न इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जिससे सेपरेटिज़्म की मूवमेंट को एक साइकोलॉजिकल तरीके से स्ट्रेंथ मिलती थी। ये एक ऐसा प्रोविज़न था जो ये सुनिश्चित करता था कि जम्मू कश्मीर ही एक ऐसी स्टेट होगी और इसमें आप ये देखिए कि हिंदुस्तान में केवल एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होगी, जहाँ पे हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं होगा, जिसका अपना झंडा और अपना संविधान होगा, स्टेट विद इन अ स्टेट, और जिसका आधार मुस्लिम सब नेशनलिज़्म बनाया गया था। तो ये पाकिस्तान की मूवमेंट जो थी उसकी कंटिन्यूएशन थी। पाकिस्तान भी इसी आधार पे बना था कि वी आर अ सेपरेट नेशन। मुस्लिम सब नेशनलिज़्म के आधार पे पाकिस्तान का निर्माण हुआ था और मुस्लिम सब नेशनलिज़्म को आधार बना के अगर आप जम्मू कश्मीर का रिलेशन तय करोगे भारत के साथ, जो एक सेक्युलर फ्रेमवर्क में बना था, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना के भी खिलाफ बात होगी। मुझे लगता है कि इन लाइन्स पे ना ही सरकार ने, ना ही किसी इंटरवीनर ने, ना ही किसी दूसरी पार्टी ने आर्ग्यूमेंट्स भी किए हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना के विरुद्ध ये अरेंजमेंट था, तो इस दृष्टिकोण से भी इसे ख़त्म किया जाना चाहिए और राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है। सेपरेटिज़्म की जो प्रॉब्लम है, उसे फ़ैन किया जाता था 370 और 35 ए के ज़रिए अलगाव की भावना